आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। पहले पार्ट में हमने 2 से 3 टॉपिक कर लिए थे, वीडियो के पहले पार्ट में। अब हम वीडियो जो अगला पार्ट है वह लेके आ चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखते हैं तो उसमें वैसे राष्ट्रीय नहीं मिलेंगे जो अभी है। यानी जो राष्ट्र अभी है वह पहले उसमें नहीं थे। काफ़ी इसमें बदलाव है, जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। वह पहले उस समय मौजूद नहीं थे, बाद में उनको बहाल किया गया। वह तब राजशाही डच और कैटनों के में बंटे हुए थे, जिसके शासकों को स्वायत्ता क्षेत्र थे। जो वहाँ के शासक थे उन्हीं के वह अधीन थे। बात करें और आगे राष्ट्रवाद निर्माण की प्रक्रिया की, कैसे हुआ राष्ट्रवादी निर्माण, तो पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर किसी प्रकार का रोक ना हो, यानी वह अपने मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है। वह अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वह अलग अलग भाषा बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हैंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। हम कह सकते हैं कि वे सारे एक विचारधारा, एक भाषा या जाति के लोग नहीं थे। सबकी विचारधारा, भाषाएं और बोली, सब धर्म थे, वे अलग अलग थे। यानी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये बने हुए थे। और हम आगे अगर बात करें राष्ट्रवाद निर्माण की प्रक्रिया, तो कैसे आगे विफल हुई या कैसे इसके परिणाम निकले, तो इसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया रही थी यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण की, जो हमने पहले पढ़ा था कि कुछ नेपोलियन के हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की, जो आपका 2.1 पॉइंट है। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग, यानी अमीर और जो गरीब, जो बीच जो वर्ग होता है ना, उसके बारे में बात करें। यूरोप का ये सबसे प्रभावशाली वर्ग था। ये जमीन के मालिक होते थे और वह ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। यानी ग्रामों में इनके जायदाद हुआ करती और शहरों में इनकी हवेलियाँ हुआ करती थी। ये फ्रांस भाषा बोलते थे। ये वर्ग जो कुलीन वर्ग वाला जो लोग व्यक्ति थे ना, वह फ्रांस भाषाएं बोला करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंध बनाते थे, यानी आपस में ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते और वैसे अपने वंश को आगे ये बढ़ाते थे। दूसरे साथ ये अपने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। संख्या के लिहाज से ये काफ़ी कम थे, लेकिन ये श्रमंत थे। संख्या कम होने वाली ये श्रमंत थे। औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोप में एक नए वर्ग उभर कर सामने आया। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग शामिल थे। यानी ये क्रांति होने के बाद एक नया वर्ग जो सामने आया था, वह कौन सा? औद्योगिक, यानी जो फैक्ट्रियों के मालिक वगैरह हो गए, या क्रांतिकारी हो गए, या उद्योगपति, या जो सेवा क्षेत्र वाले हो गए ना, वह लोग अब धीरे धीरे सामने आने लगे। 19वीं सदी तक इस वर्ग का आकार काफ़ी छोटा था, यानी ये वर्ग काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। ये एक सीमित मात्रा में ये वर्ग था। बाद में ये वर्ग ने अपना विकास शुरू किया। कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त होने के बाद शिक्षित और मध्यम वर्ग के बीच की राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। जो कुलीन वर्ग था उसके अधिकार समाप्त हुए, तभी लोग शिक्षित हुए और मध्यम वर्ग के बीच में राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। यानी पहले उनके बारे में राष्ट्रीय विचार एकता में इतना बल नहीं था, बाद में राष्ट्रीय प्रति विचारधारा में उनको एकता को अधिक बल मिलने लगा, क्योंकि लोग शिक्षित हुए। जब लोग शिक्षित होंगे तभी वे अपने राष्ट्रीय प्रति जो विचारधारा है अपनी बदल पाएंगे। पहले अपनी जो विचारधारा होती है वह राष्ट्रीय प्रति वह अलग होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। ये जो उदारवादी जो राष्ट्रवाद होता है, उदारवाद का अर्थ होता है आज़ादी या फ्रीडम। अगर उदारवादी बात करें तो उदारवादी शब्द है जो लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद या आज़ादी, यानी आपको स्वतंत्रता मिलना, इसी का अर्थ होता है उदारवादी। ठीक है, ये उदारवादी लैटिन भाषा का मूल शब्द लिबर से पर आधारित है। किसे? लिबर पर लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद या आज़ादी। ठीक है, इन व्यक्ति के प्रति प्रेम, विचार या आज़ादी उसके। नए मध्य वर्ग के लिए इसका अर्थ था तथा व्यक्ति की आज़ादी, वह कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार, यानी सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। मध्य वर्ग के लिए इसका अर्थ क्या था? कानून के समक्ष सभी एक जैसे होंगे। राजनीतिक रूप से ये सहमति की कि सरकार बनाने पर जोर दिया देते थे, यानी राजनीतिक सहमति पर सरकार बनाने पर यह अधिक बल दिया करते थे कि इसमें सभी लोगों की सहमति से सरकार बनेगी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवादी निरंकुश शासन,
निरंकुश शासन के अर्थ में बता दिया आपको, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या रोक टोक नहीं होती। और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार समाप्ति और संविधान तथा संसदीय सरकार का पक्षधार, यानी जो निरंकुश था और पादरी वर्ग हुआ करता था उन सब का समाप्त कर दिया गया और एक ऐसी सरकार बनेगी जो संविधान पर आधारित हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, मुक्त बाजार और व्यापार पर लगे प्रतिबंधों से उनको मुक्ति दिलाना था, यानी जो व्यापार है वह बिना किसी रोक टाक के किया जा सके। देखो सभी वर्गों के लिए जो उदारवाद है उसका क्या था, अर्थ अलग अलग था। क्रांतिकारियों के लिए अलग था, मध्यम वर्ग के लिए अलग था, और जो आर्थिक क्षेत्र में जो कार्यरत हैं उनके लिए भी उदारवाद का अर्थ क्या था, अलग था। यानी सभी के लिए जो उदारवाद है उसका अर्थ एक जैसा नहीं था। सभी ने उदारवाद की विचारधारा को अपने अपने ढंग से उपयोग में लिया और कैसे उनका अपना अर्थ निकाला वह अलग अलग प्रकार के थे। फिर हम बात करते हैं 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवादी। देखो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, ये अपनी पुरानी परंपराओं को ही बहाल करता है, यानी उन्हीं पर जीना चाहते हैं। ये पुराने सिद्धांत और पुराने विचारों को अपनाने के पक्षधार होते हैं, यानी जो हमारे कह सकते हैं हम राजतंत्र, ये राजतंत्र को महत्व देते हैं, ना कि ये लोकतंत्र को। ये राजतंत्र पादरियों को दबदबा, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और 1815 के बाद यूरोपीय सरकारों ने क्या किया, इसी भावनाओं को दोबारा लाने का विचार सामने लेके, यानी प्रेरित हुई और इसी विचारधारा पर आगे चलने का प्रयास शुरू कर दिया 1815 के बाद में। तो आप पता है उसके बाद नेपोलियन को हरा दिया गया था 1815 में, काफ़ी लोगों ने मिलकर उसको हराया था, ठीक है। एक अलग अलग पार्टियां उसमें बनी थी, इसके बारे में चर्चा हम आगे जरूर करेंगे। हम इस जो आपका चैप्टर है उसे अलग अलग पार्टों में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर हम बात करते हैं वियना संधि। वियना शांति संधि भी कहते हैं इसे, ठीक है। वियना संधि वियना शहर में हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा था, वियना संधि। इस संधि में भी महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले लिए गए थे। इस संधि का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यहाँ पे भी कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के लोगों ने यूरोप के नक्शे को इस प्रकार बांट लिया जैसे कि स्क्वायर से लाइनें खींची है। यानी रूढ़िवादी सिद्धांतों पर प्रेरित एक शिखर सम्मेलन वियना में बुलाया गया था, यानी वियना स्थान पे बुलाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वियना संधि। जिसे हम 1815 की वियना संधि की विशेषता की बात करें, इस संधि की पहली विशेषता क्या थी कि फ्रांस में बुर्बोवंश, फ्रांस का जो बुर्बोवंश था ना, उसे दोबारा स्थापित करना था, यानी उसे दोबारा बहाल करना या दोबारा अस्तित्व में लाना था। फ्रांस के बुर्बोवंश राजवंश की पुनर्स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। मुख्य उद्देश्य क्या था, रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने को। रूढ़िवादी मैंने आपको बता दिया जो पुरानी विचारधाराओं पर बल देते हैं। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक को हेतु नए साम्राज्यों का या राज्यों की स्थापना की गई, क्योंकि इसलिए किया गया ये चीज़ है कि फ्रांस भविष्य में कभी भी दोबारा विस्तार या कोई बड़ी शक्ति ना बन सके, इसलिए उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए। उसमें हम अगर हम बात करते हैं, ड्यूइक मेटरनिक आता है, हम उसमें अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मेटरनिक ने भी एक अपना एक अहम स्थान रखता है। इसका जन्म हुआ था 15 मई 1773 को हुआ। वह एस्ट्रोया के चांसलर थे, ठीक है। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने एक बताया था कि फ्रांस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है, कि उसके सीखने से भी पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम सा हो जाता है, माहौल बन जाता है। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्स्थापना एवं पुनर्राजतंत्र में रूढ़िवादी विचारधारा में भी इसने अपना अहम योगदान रखा था। आज की क्लास में हम बस इतने ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आगे के जो टॉपिक बचे हैं वे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हम वीडियो जो बना रहे हैं आपके लिए 5 से 7 या 10 मिनट तक का मोटे से बड़ा वीडियो बना रहे हैं। 10 मिनट से ज़्यादा क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारा वीडियो एक ही पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तब तक के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।